हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक अनमोल जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहें। और हाँ, एक बात दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस क्या है और क्या रहने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के द्वारा अधिक वेबसाइट के द्वारा इसका जो बीएससी नर्सिंग का की सीटों पर जो प्रवेश के लिए आवेदन 5 मार्च 2024 से शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार को 12 अप्रैल तक एम्स नर्सिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, एम्स बीएससी दोस्तों एम्स नर्सिंग बीएससी ऑनर्स के लिए 8 जून 2024 को आयोजित की जाएगी। एम्स नर्सिंग बीएससी ऑनर्स प्रवेश का परिणाम 18 जून को जारी किया जाएगा। एम्स बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी के लिए स्टेज टेस्ट 2022 को जून आयोजित किया जाना है और रिजल्ट 28 जून 2024 को किया जाएगा। दोस्तों, दिल्ली द्वारा एम्स नर्सिंग 2024 के पंजीकरण का बेसिक विवरण जो रजिस्ट्रेशन है वह इस वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद में जो एक ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों, ये बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स और बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कि कोर्स होता है उसका प्रोसेस किस प्रकार से फॉर्म फिल किया जाएगा वह उसका सारा विवरण मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपको यह प्रोसेस के ऊपर टिक करना पड़ेगा और नेक्स्ट करना पड़ेगा ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन अपन इस वीडियो के माध्यम से फिल करके आपको उसकी इन्फॉर्मेशन की जानकारी मैं अच्छी तरह दे सकूँ। फॉर्म स्टार्ट करने से पहले दोस्तों थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण उसके लिए मैं समझ आऊँगा। दोस्तों, प्रोसेस आगे करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट में आपको इंडियन बनना है। जो आप इंडियन में रहते हो और अदर कंट्री की हो तो आप वो लगा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे इंडियन कंट्री के अधिकतर बच्चे फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे इंडियन आपको लगाना है। उसके बाद में फर्स्ट नेम में आपका पूरा नाम डालना है। सेकंड में वही री एंटर नेम आपका पूरा नाम आ जाएगा। उसके बाद में फादर्स नेम, उसके बाद में मदर्स नेम आ जाएगा। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आने के बाद में दोस्तों वही कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। दोस्तों, उसके बाद में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों वही अपना जो स्टेट है जहाँ पे आप जिस राजस्थान में स्टेट में अपने रहते हो तो आपको राजस्थान सेलेक्ट करना है, या आप अदर स्टेट में रहते हो तो आप वह भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर राजस्थान का नहीं रहता तो राजस्थान सेलेक्ट करेगा, अगर अदर स्टेट से तो अदर स्टेट सेलेक्ट करेगा। उसके बाद में दोस्तों नीचे आप आओगे तो नीचे आने के बाद में दोस्तों यह कैटेगरी पूछ रहा है। कैटेगरी का मतलब यह होता है दोस्तों कि आप एससी में आते हो, एसटी में आते हो, ओबीसी में आते हो, जनरल में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो। जिस भी आप कास्ट में आते हो तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब जैसे जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको इसकी आवश्यकता नहीं होती है कास्ट सर्टिफिकेट की, और एससी एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए इनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अपन को फॉर्म फिल करते टाइम पे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह फॉर्म फिल करने से पहले का अपने पास कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट में ये पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है अगर कोई कैंडिडेट विकलांग है, अगर उसके पास विकलांग का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो यस करके किसी अंग से विकलांग है उसका किस प्रकार का सर्टिफिकेट उसका बना हुआ इसकी इन्फॉर्मेशन वो दे सकता है। उसके बाद में आपको आधार कार्ड के नंबर डालना है। आधार कार्ड के नंबर डालने के बाद में आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, दोस्तों ये दोनों जगह सेम डालना है। और एड्रेस एक ऑफलाइन मोबाइल नंबर एक को दे रखा है तो आप वह अलग से इसमें वही नंबर आप डाल सकते हो।
अदरवाइज आपके पास अगर दूसरे मोबाइल नंबर तो है भी डाल सकते हो। अगर उसके बाद में आपके पास दोनों में कोई सा भी मोबाइल नंबर नहीं है तो दोस्तों आपने जो सेम वाला मोबाइल नंबर ऊपर डाला है वही नंबर आप दोबारा से इसमें डाल सकते हो। उसके बाद में कंट्री के नीचे आपको एड्रेस में आना है। एड्रेस में यहाँ पे कंट्री पूछेगा तो आपको इंडियन लगाना है। अगर आप अदर अदर कंट्री से तो अदर कंट्री का मतलब ये होता है कि दोस्तों अगर आप अदर कंट्री से तो आप वही भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे इंडियन का ऑप्शन आता है, आपको इंडिया ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको आधार कार्ड के पीछे से जो नंबर आता है पिन कोड नंबर वह डालोगे तो उसके अंदर आपकी लोकेशन सिटी वगैरह आ जाएगी। आप जो भी आपकी सिटी वगैरह आती है तो आप उसमें चूज करके और आपका एड्रेस उसमें फिल कर दोगे। अगर आपके पास सेम एड्रेस दो आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है वही एड्रेस आप दूसरे में भरना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सेम एड्रेस पे टिक करके आप वही एड्रेस रख सकते हो। और आप इसको सबमिट करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएंगे। आप इसको कॉपी पेस्ट भी रजिस्ट्रेशन को कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जिसका पासवर्ड है आपके मोबाइल पे आ चुका है और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों आ चुका है तो आप उसको संभाल के रख लेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपके पास मोबाइल नंबर पे जो मैसेज आया है उसको डाल के इसको लॉगिन करना है। आप जैसे लॉगिन करोगे तो लॉगिन होने के बाद में जो आपने अभी इंफॉर्मेशन भरी थी वह आ चुकी है। उसके बाद में दोस्तों आप ये जनरल रजिस्ट्रेशन जनरल कोड और चेंज पासवर्ड यहाँ पे आ रहा है तो आपकी जनरल कोड यहाँ पे जनरल कोड पे टिक करोगे तो आपके लिए किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे टिक करके यहाँ पे देखो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स आ रहा है, पैरामेडिकल आ रहा है और पोस्ट बीएससी नर्सिंग आ रहा है। अगर आपको ये लगता है कि हमें पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो आपको पहले कोड जनरेट करना पड़ेगा। कोड जनरेट करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कोड जनरेट करने के बाद में आपको आपकी फ़ोटो वगैरह ये लगानी है। फ़ोटो वगैरह लगाने के बाद में ये कोड जनरेट करवाएगा, क्योंकि कोड जनरेट बाद में जनरेट करवाएगा फ़ोटो साइन लगने के बाद में। लेकिन मैं तो आपको एक डेमो के माध्यम से ये बना के इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर, फ़ोटो का बैकग्राउंड एक सेम होना चाहिए और आपकी फ़ोटो और थंब, फ़ोटो 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और थंब थंब 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर आपको वहाँ पे कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता दें। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, आपको आपके जो को यहाँ से कोड जनरेट करने हैं। आप जैसे मान लो आपने पैरामेडिकल का कोर्स सुनना है तो आप यहाँ पे कोड पैरामेडिकल का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे जाके आप यहाँ पे टिक करके और आप अपना कोड जनरेट कर सकते हो। कोड जनरेट करने के बाद में दोस्तों क्या होगा कि आपको एक एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ यहाँ पे कोड भी मिल चुका होगा, उसका प्रिंट आउट निकाल ले। प्रिंट आउट निकालने के बाद में दोस्तों क्या करना है कि आपको फिर से वापस से यहाँ पे फाइनल रजिस्ट्रेशन आफ्टर जनरेट कोड यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे टिक करने के बाद में दोस्तों क्या करोगे, ये वापस से लॉगिन करवाएगा। तो लॉगिन होने के बाद में आपको आईडी पासवर्ड जो अभी आपने कोड जनरेट किया है ना वही कोड जनरेट आपको यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे जो भी आपने कोड जनरेट किया था वो उसका जो 5-6 अंकों का है वह वो डालना है। उसके बाद में नीचे क्या करना है दोस्तों, नीचे आपको पासवर्ड की जगह ये करना है कि आपके यहाँ पे पासवर्ड नीचे डालना है। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको ये कैप्चा है, कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में दोस्तों क्या करना है उसका प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। लॉगिन होने के बाद में दोस्तों यह पूछेगा कि आपने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपका जो फ़ोटो साइन है ना वह 24 घंटे बाद में वेरीफाई होगा। 24 घंटे बाद में पहले वेरीफाई नहीं होगा तो उसके बाद में ही आपका फॉर्म फिल किया जा सकता है। ये 24 घंटे बाद में अपडेट होने के बाद में दोस्तों क्या करना है, इसको आपको लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद में दोस्तों
थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण मैं दोस्तों उसके लिए क्षमा चाहूँगा। उसके बाद में लॉगिन होने के बाद में दोस्तों आपकी जो आपने फॉर्म की इंफॉर्मेशन फिल की थी वह सामने आ चुकी है। अब दोस्तों क्या करना है, अब आपको यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वह किस प्रकार से भरी जाएगी उसका प्रोसेस समझ लीजिए। जैसे मान लो आप ओबीसी में आते हो, जनरल में आते हो, वो आपसे कैटेगरी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, कैटेगरी लगाने के बाद में दोस्तों अगर आप अपेयरिंग में आते हो, इस बार आप 12th की एग्ज़ाम दे दी हो, तो आप यहाँ पे अपने रोल नंबर डाल दीजिए 12th क्लास के, जो आपकी एग्ज़ाम अभी देख के आए हो, लग गई है या लगने वाली है। लेकिन आपके पास में 12वीं के रोल नंबर होना ज़रूरी है, नहीं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। उसके बाद में आप कौन से बोर्ड से हो, तो यहाँ पे आपका बोर्ड का नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपने कौन सी स्टेट से किया है और आपके पास है कौन कौन सी सब्जेक्ट है वह दर्शानी है। अब जैसे मान लो कोई कैंडिडेट है, उसने 12वीं की एग्ज़ाम दे दी, वो पास है, तो उसके बाद में वही प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे पास आ जाएगा, वहाँ पे रोल नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे कौन से बोर्ड से एग्ज़ाम दी थी, कौन सा स्टेट है, नीचे ये जो ये नीचे सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश आ रही है। किसी स्टूडेंट की आ रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। तो आपको जो भी आपके पास जो 12वीं में सब्जेक्ट था वह डालना है। उसके बाद में ये पासिंग वर्ष कहाँ से लगाओगे, 12th की मार्कशीट के नीचे आता है। अगर वह नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यह कह रहा है कि आपको चार सब्जेक्ट के टोटल नंबर करके और 400 में से ही डालना है। इसका दोस्तों यह है कि आपको केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, बायो के और फिजिक्स के, ये चार के ही नंबर इसमें से डालना है। केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और बायो के और इंग्लिश के। वापिस से बोल रहा हूँ दोस्तों कि इंग्लिश के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और बायो की चारों के नंबर डालने हैं। अगर किसी के पास मैथ है तो मैथ के आप नंबर डाल सकते हो। उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद में दोस्तों क्या करना है, आपको सिंपली नीचे आना और नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे प्रोसेस करना है, क्योंकि मैं किसी कैंडिडेट का अपेयरिंग का फॉर्म फिल करके आपको ये डेमो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद में आपको करना है सिंपल सा नेक्स्ट। आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करते ही दोस्तों आपके पास में एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अब आपको पेमेंट किस माध्यम से करना है वह भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। एम्स की तरफ से अब की बार यूपीआई का ऑप्शन नहीं दिया गया। यूपीआई का पिछले 2023 में जो टेस्ट करवाया गया था उसमें इसका ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे एसबीआई नेट बैंकिंग या अदर नेट बैंकिंग, एसबीआई कार्ड से या डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से जो भी आपका बनता है उससे आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट होने के बाद में दोस्तों क्या होगा, पेमेंट होने के बाद में दोस्तों आपका प्रोसेस वापस से लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि लॉगिन लॉग आउट हो जाता है। तो लॉगिन करने के बाद में वापस से वही आईडी, वही जो आपने कोड जनरेट किया था और जो आपके मोबाइल पे जो पासवर्ड आईडी आई थी वह आपको डालना है। उसके बाद में डालने के बाद में दोस्तों क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद में दोस्तों यह पूछेगा कि आपको सेंटर कहाँ चाहिए। राजस्थान में दो ही जगह सेंटर मिल रहे पैरा मेडिकल कोर्स में, एक तो जयपुर, एक जोधपुर। अब कैंडिडेट ये कंफ्यूज है कि भाई मैं 3 साल सेंटर कौन सा लूँ। दोस्तों 3 साल सेंटर आप कोई सा भी ले सकते हो, क्योंकि जो दो आपने सेंटर भरे जयपुर और जोधपुर उसी में से सेंटर आएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये दोनों मैंने सेंटर लगा दी। अब सेंटर लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि तीसरा, अब ये चौथा वाला सेंटर कुछ अलग है, तो इसमें क्या करना है, एनी सिटी डाल दो दोस्तों इसके अंदर। उसके बाद में आपको प्रोसेस पूरा आपके सामने आ गया। आपका फॉर्म भर के सबमिट मैंने कर दिया है, आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भर चुका है। तो आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, उसका प्रिंट आउट अपने पास में संभाल के रखें। दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपके लिए हर तरीके की वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन लाता रहूँगा और आपके लिए अच्छी वीडियो बना के हर इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को लाइक करना और उनको शेयर करना, ताकि एम्स के डिपार्टमेंट की तरफ से
जिन बच्चों को इसका प्रोसेस का पता नहीं है या उनको पता नहीं है कि अभी टेस्ट का फॉर्म लग चल रहा है, तो उनके पास में यह जानकारी सफलतापूर्वक उनको मिल सके। दोस्तों,